तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे किसके लिए कि हम रेडियस को फाइंड करें कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस से कितना दूर है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हमारे पास ये सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो हमारे पास होता है ई नेगेटिव। उन पर जो चार्ज होता है वो हमारे पास होता है ई नेगेटिव। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता है वेलोसिटी v के साथ और इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है और वो होता है हमारे पास m। हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो मास होता है वो हमारे पास m से मास जो है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये उसका मास हो गया। अब हमारे पास जब कोई भी बॉडी है वो क्या सर्कल में मूव कर रही होती है, सर्कल में वो रिवॉल्व कर रही होती है, तो उस पर दो फोर्स जो है वो एक्ट करते हैं, जो कि उसकी मैग्नीट्यूड सेम होती है और डायरेक्शन जो है वो उसकी क्या होती है, अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड उसकी सेम होती है। वो दो फोर्स जो है वो एक होता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरा होता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो ये प्रोटॉन जो है ये इसको अट्रैक्ट करता है टुवर्ड सेंटर। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को टुवर्ड सेंटर अट्रैक्ट करे उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स जो इस बॉडी को बाहर निकालना चाहता हो कि ये जो बॉडी है ये इस सर्कल में मूव ना करे बल्कि ये यहां से निकल जाए, तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, ये आप लिख लो, व्हेन अ बॉडी move on a circular path, two forces acts on it. Two forces acts on that body. तो उस बॉडी पर कितने फोर्स जो है वो एक्ट होते हैं? दो फोर्स जो है वो एक्ट होते हैं, वो जो है ना उस पर लगते हैं। तो वो जो फोर्स है हमारे पास, एक फोर्स होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक हमारे पास होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा जो है हमारे पास होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और दोनों अगर ये सर्कल में मूव कर रही है तो ये दोनों हमारे पास क्या होती है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को तो हम जानते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला है हमारे पास mv²/r। तो ये हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की फार्मूला। अब हमने निकालना है सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है ये इस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगा रहा है, अपनी तरफ इसको खींच रहा है। तो ये हम डिस्कस करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम निकाल सकते हैं किसके जरिए, कूलम लॉ के जरिए। तो कूलम लॉ हमें क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये अब हम डिस्कस करते हैं। ये इस पर इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो ई नेगेटिव है, प्रोटॉन पर जो हमारे पास चार्ज है वो है Ze पॉजिटिव। तो ये हमारे पास दो चार्जेस हो गए। अब इंफॉर्मेशन में आप ये लिख सकते हो, ये जस्ट आप इंफॉर्मेशन के लिए रख लो। हमारे पास जो कूलम लॉ है, कूलम लॉ हमारे पास क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पर आप कह सकते हो हमने क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को निकालना है। तो आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ, कूलम लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two oppositely charges is directly proportional to, वो हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस, द प्रोडक्ट ऑफ these charges
and inversely proportional to and inversely proportional to square of the distance between them, square of the distance between them। तो हमारे पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर एक क्या है, प्रोटॉन है, वो फोर्स लगा रहा है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके प्रोडक्ट के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान जो डिस्टेंस है। तो ये हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, क्या 1 और क्या 2 की, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जो इनके दरमियान डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो ये हमने लिख लिया। ये हमारे पास कूलम लॉ जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब हमने क्या करना है, अपने सिनेरियो के मुताबिक इस इक्वेशन को हमने डालना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो चार्ज है वो Ze प्लस है, और दूसरा जो चार्ज है वो हमारे पास E नेगेटिव है। तो हमारे पास एक जो चार्ज है, हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को अपने सिनेरियो के मुताबिक लिखना है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर हमारे पास जो एक चार्ज है उस पर क्या है, Ze प्लस, तो वो हमने लिख लिया, वो हमारे पास है Ze प्लस। और दूसरा जो हमारे पास चार्ज है Q2, वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर हमने क्या चार्ज लगाया है, E नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो हमने लिख लिया। तो इनके दरमियान प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस हमने लिख लिया। ये इस इक्वेशन को हमने अपने सिनेरियो के मुताबिक बना दिया। अब हमने क्या करना है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने रिमूव करना है। तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कोलम्बिक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी को हमने खत्म किया तो यहाँ पर यूज करेंगे हम के को, के Ze डॉट ई से हो जाएगा, ई और ई की मल्टीप्लीकेशन से हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। जब हम इस के की वैल्यू पुट करेंगे, इस के की वैल्यू जो है वो है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के की जगह पर हम ये वाली वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू, के की जगह पर हम लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास ऑलरेडी था Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास जो फोर्स है वो आ गया। ये हमारे पास कौन सा फोर्स आ गया, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। तो यहाँ पर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख सकते हैं कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो ये वाला जो है हमारे पास, चूंकि क्या होता है, ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को लिख लिया। अब जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं कि mv स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला आर स्क्वायर। तो दोनों को हम मैंने इक्वल लिख दिया क्योंकि बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब हमने क्या करना है, ये आर जो है, एक आर और इस ये आर स्क्वायर है तो एक आर से ये कट हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या रह जाएगा, हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास रह जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आर यहां से खत्म हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय Ze स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा Ze स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास ऑलरेडी था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर था, एक स्क्वायर जो है वो कट गया तो हमारे पास एक आर जहां पर रह जाएगा। तो ये हमारे पास एक आर रह गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमने किसको फाइंड करना है, इस आर को, रेडियस को हमने फाइंड करना है। तो रेडियस को मैं क्या करूंगा, इस साइड पे लेके आऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मल्टीप्लाई आर ऑन बोथ साइड, तो आर को मैं बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करूंगा। यहां पर भी मैं आर मल्टीप्लाई करूंगा और यहां पर भी मैं
आर जो है वो मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वाला आर इस आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास ऐसे रह जाएगा एम वी स्क्वायर, और ये आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने किसको फाइंड करना है, इस आर को फाइंड करना है, तो ये एम वी स्क्वायर जो है ये मैं उस साइड पे लेके जाऊंगा। कैसे लेके जाऊंगा, ये आर के साथ मल्टीप्लाई है तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा डिवाइड एम वी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। यहाँ पर मैं लिख लूंगा डिवाइड एम वी स्क्वायर ऑन बोथ, बी से बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो ये एम वी स्क्वायर को मैंने यहां पर भी डिवाइड किया और एम वी स्क्वायर को मैंने यहां पर भी डिवाइड किया। अब आप देख सकते हो ये एम वी स्क्वायर इस एम वी स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, यहां पर हमारे पास रह जाएगा आर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन जो है वो डिराइव्ड हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है, अगर हम इसको एक जगह पर लिख ले जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन बन जाता है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी के स्क्वायर के। इससे बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल में मूव कर रहा है और कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे शेल में मूव कर रहा है, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, तो वो हम इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। जिसकी हमारे पास रेडियस ज्यादा उसकी हमारे पास वेलोसिटी कम, तो ये इसकी रेडियस जो है ये हमारे पास यहाँ से लेकर सेकंड शेल तक जो रेडियस है वो ज्यादा है, तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम। अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें तो फर्स्ट शेल में जो रेडियस है वो हमारे पास क्या है, कम है, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास ज्यादा हो जाएगी। तो ये हमने डिस्कस किया। अब इस इक्वेशन को हमने नाम दिया क्या, इक्वेशन नंबर 1। यह हमारे पास जो इक्वेशन आया इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू नील बोहर, अकॉर्डिंग टू नील बोहर का जो पोस्टुलेट था, चौथा पोस्टुलेट, वो कहता है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है एम वी आर इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। ये हमारे पास वो कह रहा है कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई के बराबर होता है। अब हमने क्या करना है, ये वाली वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये हम निकालेंगे और यहाँ पर हम पुट करेंगे। तो हमने क्या करना है, इस वेलोसिटी को अलग रखना है हमने, तो m और r को हम इस साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हो डिवाइड m एंड r ऑन बोथ साइड, तो हमने क्या किया, यहां पर भी m और r को डिवाइड किया, यहां पर भी हमने क्या किया, m और r को डिवाइड किया। तो ये m कट हो जाएगा, ये m ये r और ये r आपस में कट हो जाएंगे। हमारे पास क्या रह जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहां पर सिर्फ वेलोसिटी रह गई और क्या हो जाएगा, n h डिवाइडेड बाय 2 पाई m r। क्योंकि यहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर है, हमने क्या फाइंड किया, वेलोसिटी को। अब हमने स्क्वायर लेना है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम स्क्वायर ले लेंगे, तो इसका स्क्वायर हम ले लेंगे तो v का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू n पर स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, h का स्क्वायर ले लेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, पाई का स्क्वायर हो जाएगा m का स्क्वायर और ये r का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी की वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू है। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। तो अब आप कह सकते हो कि पुट इक्वेशन 2, अब आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है ये 1 में पुट करो। तो हम लिख सकते हैं पुट द वैल्यू of v square
इन इक्वेशन वन तो ये जो v स्क्वायर की वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी r, ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास बराबर है r इज इक्वल टू ये वाला इक्वेशन z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास क्या है a का m। अब ये वाली जो वेलोसिटी है इसकी जगह पर मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा, तो ये हमारे पास वेलोसिटी का स्क्वायर जो है उसकी जगह पर मैं वैल्यू लिख रहा हूं, वो हमारे पास क्या है n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ गई 4 पाई स्क्वायर और m स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये हमने पुट की क्या, वेलोसिटी का जो स्क्वायर था उसकी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया। अब मैथ्स में एक रूल है, क्योंकि यहाँ पर एक डिवीजन है ऑलरेडी, तो दूसरा अगर डिवीजन आ गया, दूसरा अगर बटा का लाइन आ जाए तो उसको हम उलट करेंगे, ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये हमारे पास जो सेकंड बटा के अंदर है वो हमारे पास ऊपर आ जाएगा, तो इसको ऊपर हम लिख लेंगे। तो r इज इक्वल टू ये हमारे पास z ई स्क्वायर ऑलरेडी था तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हमारे पास ये जो नीचे ऑलरेडी था वो हम लिख लेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास m और यहाँ पर रह जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये हमने किया, क्योंकि ये जो है ये इसको हमने क्या किया ऊपर लेके गए यहाँ पर, तो ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो चीजें कट सकती है उसको हम काट लेंगे। हमारे पास ये 4 है, यहां से 4 कट हो जाएगा, तो यहां से 4 कट हो जाएगा। अब हमारे पास पाई का स्क्वायर है, एक पाई का स्क्वायर और ये पाई कट हो जाएगी। एक हमारे m का स्क्वायर है तो m का स्क्वायर एक और ये m कट हो जाएगी, और हमारे पास r का स्क्वायर है और यहाँ पर a का r है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगा 1 r तो कट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा 1 इज इक्वल टू z ई स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगी 4 पाई, यहाँ पर सिर्फ 4 भी कट है, पाई स्क्वायर भी कट है, तो हमारे पास सिर्फ पाई जो है वो रह गई है, और हमारे पास m रह गया है और यहाँ पर एक r है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 पाई कट है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, और दूसरा हमारे पास n स्क्वायर है और हमारे पास h स्क्वायर जो है वो रह गया है। अब हमने क्या करना है, इस r की वैल्यू को फाइंड करना है। क्या करना है, इस r की वैल्यू को, चूंकि हमने फाइंड करना है, रेडियस को फाइंड करना है, तो इस r को मैं यहाँ पर छोड़ूंगा, जो इनके साथ मल्टीप्लाई है वो इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, जो r पे डिवाइड है ऑलरेडी वो उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मिस का रूल है। तो मैंने लिखा r इज इक्वल टू ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई थे, तो ये हमारे पास हो जाएंगे डिवाइड में z ई स्क्वायर पाई m, और हमारे पास ये डिवाइड थे तो दूसरे साइड पे जाके ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर और h स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को अरेंज करो, r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर और n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z ई स्क्वायर पाई m। अगर हम देख ले यहाँ पर ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास आ गया। अब हमने इसको डिस्कस करना है, चूंकि नील बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो हाइड्रोजन पे बेस करता है, यानी कि हाइड्रोजन को उसने डिस्कस किया है, तो हम ले लेंगे फॉर हाइड्रोजन एटम। रेडियस को हम कैसे निकालेंगे, फॉर हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर मतलब द नंबर ऑफ प्रोटॉन विद इन अ न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन एटम हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है Z, वो एटॉमिक नंबर जो है वो किससे रिप्रेजेंट होता है, Z से, वो बराबर होता है 1 के। तो जब हमने Z को 1 के बराबर रख दिया तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन कैसे बनेगा, बाकी सेम रहेगा, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इस z की जगह 1 आ जाएगा, तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाइड बाय ई स्क्वायर जो हमारे पास आ जाएगा ई स्क्वायर पाई और m। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गया किसका, r का।
अब इस R में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक एप्सिलॉन नॉट है, एक h स्क्वायर है, एक e स्क्वायर है और एक m और एक पाई। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है ये आप याद रख लो। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट की जो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पर हम ये r इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर e स्क्वायर पाई m। जब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास ये जो सारी क्वांटिटी है, एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, ये एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, ई स्क्वायर पाई एम ये सारे जो है ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इससे हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारे पास है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6.63 क्रॉस 10⁻34 जूल सेकेंड। ये है हमारे पास H की वैल्यू। E के जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू है हमारे पास 1.6022 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। और हमारे पास ये जो पाई है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है 3.14। और हमारे पास ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास बराबर होता है 9.11 क्रॉस 10⁻31 किलोग्राम। तो ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, और ये हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। तो ये हमारे पास Rn, यानी कि हम इस फार्मूला से किसी भी ऑर्बिट को फाइंड कर सकते हैं। हम इसी फार्मूला से क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑर्बिट को हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमने फाइंड करना है किसको, ये r जो है रेडियस 1 को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ इन की जगह पर हम 1 पुट करेंगे और 1 का स्क्वायर हम ले लेंगे, तो ये हमारे पास 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो अब मैं आपको अब हमने क्या करना है, ये रेडियस को फर्स्ट ऑर्बिट को हमने फाइंड करना है कि यहाँ न्यूक्लियस से लेकर ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ये कितना डिस्टेंस है, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर r इन की जगह पर हम पुट कर देंगे r1, और ये हमारे पास 0.529 है, 0.529 एंगस्ट्रॉम है, ये इसकी यूनिट है, मल्टीप्लाइड बाय n स्क्वायर। चूंकि हमने रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट फाइंड करना है तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हम ले लेंगे 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा r1 इज इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये r1 हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब हमने फाइंड करना है सेकेंड ऑर्बिट को कि इस न्यूक्लियस से लेकर इस ऑर्बिट तक कितना जो है रेडियस है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, r2 फार्मूला हमारे पास क्या है, 0.529 मल्टीप्लाइड बाय ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर की जगह हम क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो r2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 0.529 मल्टीप्लाइड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो जब आप 0.529 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर सपोज मैं यहाँ पर आपके लिए कर देता हूँ इसको, ये हम यहाँ पर रफ में कर देते हैं, 0.529 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 4 के साथ। तो 9 4 36, ये 3 6, ये 3, 4 2 8 8 प्लस 3 11 1, और ये 1 4 5 20 20 प्लस 1 21, और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4 0 0 और ये 2। तो ये इशारिया कितने डिजिट बाद है, 1 2 3, और यहाँ पर हम कितने डिजिट बाद लगाएंगे, 1 2 3। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी 2.116। तो R2 की जो रेडियस होगी वो हमारे पास क्या होगी, 2.116। ये हमारे पास क्या होगी, R2 की रेडियस। इसी तरह आप R3 R4 इस फार्मूले के जरिए आप फाइंड कर सकते हो।
तो होपफुली मेरा ये जो लेक्चर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, गुड लक।